जय हिंद साथियों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रविश ट्यूटोरियल फॉर एजुकेशन पर। साथियों, आपसे एक निवेदन है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाली बेल आइकॉन को भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। अब जंगलों में रहने वाले जो लोग हैं वो तो झूम खेती करते ही करते थे, ठीक है। साथ में उन्हें पेड़ काटने पर रोक, अब क्या हुआ, अंग्रेजों की नीति ऐसी थी कि उनको पेड़ काटने पर भी रोक लगा दिया गया। ना तो झूम खेती कर सकते थे, ना तो अपने लिए वो क्या करते तो रोजगार के साधन के रूप में लकड़ियों का इस्तेमाल कर सकते थे, ना ही वहां पर वनोपज इकट्ठा कर सकते थे। इसके विरोध में क्या हुआ, बहुत सारे जनजाति जो है ना, वहां पर स्थानीय जो रहने वाले जो लोग हैं वो लोग क्या हुए, अंग्रेजों के विरोध में शुरू हो गए, ठीक है। तो सबसे पहला विरोध जो है ना, झारखंड में एक आदिवासी समूह है जिसका नाम है मुंडा जनजाति समूह। याद रखेंगे, मुंडा जनजाति समूह। मुंडा जनजाति समूह ने सबसे पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ आक्रमण किया या अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। और इस विद्रोह का जो क्या बोलना चाहिए, नायक जो था, इस विद्रोह का जो नेतृत्व करता था, उसका नाम था बिरसा मुंडा। आप लोग नाम सुने होंगे, बिरसा मुंडा, ठीक है। तो बिरसा मुंडा के अगुवाई में जनजाति द्वारा सबसे पहली बार भारत में अगर विद्रोह किया गया था या विरोध किया गया था अंग्रेजों का, तो किया गया था बिरसा मुंडा जनजाति के द्वारा या उनकी जनजाति के द्वारा, ठीक है। अब बिरसा मुंडा क्यों जनजातियों के संरक्षण में आए या तो क्यों अंग्रेजों का उसने विरोध किया? तो बिरसा मुंडा जो था ना, वो एक ऐसा आदमी था जो अपने क्या बोलना चाहिए, अपने जो जनजाति समूह है, वो जनजाति समूह में बहुत सारे कुरीतियां फैली हुई थी। तो उस कुरीतियों को दूर करने के लिए वो क्या करते थे, वो अपने समुदाय के लोगों को समझाते थे, ठीक है। साथ ही साथ वो अपने संस्कृति को बचाने के लिए हमेशा प्रयत्न करते रहते थे। उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उनके संस्कृति, उनके समुदाय के बीच में या उनके लोगों के बीच में कोई बाहरी व्यक्ति आए, ठीक है, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन क्या हुआ, बिरसा मुंडा जो था, अंग्रेजों के बढ़ते हस्तक्षेप से वो परेशान हो गया था, ठीक है। अब मैंने आपको बताया ना, वो अपने अपने समूह का सबसे ज्यादा वो ख्याल रखता था। वो हमेशा जो गंदी चीजें होती थी, गंदी आदतें होती थी, उस पर वह मना करता था कि शराब पीना जो है वो बुरी बात है ना। लोगों को डायन नहीं बोलना चाहिए, जादू टोने पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और इसके साथ ही साथ वो जो मिशनरीज होते थे, मिशनरीज का मतलब होता था, आपको पता है कि भारत में जो अंग्रेज आए थे ना, वो भारत में अंग्रेज एक तो व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे और दूसरा उन लोग अपना क्या करने के लिए आए थे, धर्म का प्रचार करने के लिए आए थे। तो इन लोगों को पता चला, मतलब जो ईसाई है उनको मिशनरीज कहा जाता है। तो ईसाइयों को पता चला कि आदिवासी भोले भाले होते हैं, उनको आसानी से धर्म परिवर्तित करवाया जा सकता है, ठीक है। तो इन मिशनरियों ने, मिशनरी जो है ईसाई जो लोग हैं, वो लोग इनके क्षेत्र में चले गए, आदिवासी क्षेत्र में चले गए। तो इन लोगों को भगाने के लिए, ठीक है, बिरसा मुंडा ने आंदोलन किया। लेकिन जब बात अंग्रेजों की आई, अंग्रेजों के शोषण की आई, तो इन लोगों ने अपने बहुत सारे साथियों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद अंग्रेजों के खिलाफ विरोध में चालू हो गए। तो इन लोगों ने क्या किया, जो अंग्रेजों का जो नीति था, अंग्रेजों की नीति कुछ इस प्रकार से थी कि जितने भी ये संस्कृति है, उनकी संस्कृति को छीन भिन करके उन लोग अपनी संस्कृति को वहां पर लादना चाहते थे। और अपनी संस्कृति को लादने के बाद इन लोगों को जंगल से निकाल कर, ठीक है, जो समाज के मुख्य धारा, मतलब गांव है, शहर, यहाँ पर बसाना चाहते थे, मतलब बसाना चाहते थे। लेकिन बिरसा मुंडा तो ये सब चाहता ही नहीं था। तो इन्हीं की वजह से ये जो आपका बिरसा मुंडा है उसने आंदोलन किया। और बिरसा मुंडा ने आंदोलन किया तो अंग्रेजों ने उसको पकड़कर 1895 में उसको गिरफ्तार करके लगभग 2-3 साल तक उसको रखा और 2-3 साल रखने के बाद उसको छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद अंग्रेजों की इस नीति से प्रभावित होकर बहुत सारे उनके साथी जो थे उनके विरोध में चले आए। और बिरसा मुंडा जब 2 साल के बाद रिहा हुआ तो उनका जो एक आंदोलन था, वो आंदोलन ज्यादा बढ़ता चला गया, ठीक है। तो जब तक वो जिंदा थे तब तक तो ऐसा था कि उसने मरते दम तक अपना आंदोलन किया। लेकिन जब सन 1900 में उसकी जब मृत्यु हुई थी ना, तो उसका आंदोलन जो है धीरे धीरे कमजोर होना पड़ गया। और जो उस बहुत पहले से बचा के रखा था कि कोई हिंदू जो है वो आदिवासियों के क्षेत्र में ना जाए, ईसाई जो है आदिवासी के क्षेत्र में ना जाए, आदिवासियों का जो संस्कृति है वो संस्कृति बची रही, है ना। ये अपने स्तर पर उसने बहुत कोशिश किया कि बचा के रखे। लेकिन धीरे धीरे जो है उसकी मृत्यु के बाद ये सब खत्म हो गया और अंग्रेजों ने क्या किया, इसकी जमीन पर कब्जा कर लिया, ठीक है। ये तो बिरसा मुंडा का आंदोलन था।
तो इस प्रकार से पूरे भारत में आंदोलन हुआ। भारत में जब आंदोलन हुआ ना, तो ये आंदोलन जो है हमारे छत्तीसगढ़ में भी हुआ, हमारे छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के द्वारा भी हुआ, क्योंकि जहां जहां भी जंगल था, है ना, वहां वहां के जंगलों पर अंग्रेजों ने ऐसे ऐसे नियम कानून बनाए कि यहाँ के वनवासी जो जंगलों में रहते थे उन लोगों ने इसका भरसक विरोध किया। तो हमारे यहाँ जनजाति के द्वारा क्यों ज्यादातर विद्रोह हुआ था, है ना, इसको जानने से पहले हम समझ लेते हैं कि हमारे भारत में सबसे ज्यादा जनजाति निवास करती है। चाहे हम गोंड की बात करें, चाहे हल्बा की बात करें, चाहे हम किसी अन्य जनजाति भील की बात करें, अबुझमाड़िया जाति की बात करें, मारिया की बात करें, संथाल की बात करें, कोई जनजाति की बात करें, ये सब के सब रहते हैं बस्तर में, क्योंकि सबसे ज्यादा जंगल कहाँ पर, बस्तर में। ठीक है, तो बस्तर में ही सबसे पहले विरोध के स्वर जो है वो दिखाई देना शुरू हुए थे। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि क्यों आदिवासी लोगों ने अंग्रेजों का विरोध करना शुरू किया था। तो यहाँ पर आपकी पुस्तक में भी कुछ पॉइंट बने हुए हैं कि ये सभी जनजाति जो है विद्रोही जो जनजाति है उनका विद्रोह अपने निवास क्षेत्र मतलब जहां पर वो रहते हैं, ठीक है, उसको बचाने के लिए, भूमि को बचाने के लिए, और वन में जो उनका अधिकार, जो पुश्तैनी अधिकार है ना, उनके मरने के बाद उनके बच्चों का अधिकार, उनके बच्चों का अधिकार है, तो ये जो पुश्तैनी अधिकार है उन अधिकारों को दूसरों को देना नहीं चाहते थे और उन्हें डर था कि हमारे अधिकार हमसे छीन लिए जाएंगे, इसलिए विद्रोह हुआ। दूसरा ये विद्रोह जो है जनजाति अस्मिता और संस्कृति के संरक्षण के लिए भी था। आदिवासियों की अपनी एक अलग संस्कृति होती है ना, उसकी अपनी एक अलग पहचान होती है जो विश्व में उनको एक अलग स्थान देती है। ठीक है, तो ये सब अपनी संस्कृति को बचाने के लिए विरोध कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर ये ईसाइयां हमारे क्षेत्र में घुस गए तो ईसाईकरण, इनकी संस्कृति का ईसाईकरण हो जाएगा या इनकी संस्कृति खतरे में आ जाएगी। ठीक है, दूसरी बात, जो नई शासन व्यवस्था थी जिसके अंतर्गत पेड़ों से आप लकड़ी नहीं काट सकते, वनोपज इकट्ठा नहीं कर सकते, चराई नहीं करवा सकते वहां पर, और आप झूम खेती नहीं कर सकते, ये सब दुनिया भर के नियम कानून थे ना, इन नियम कानून के विरोध के लिए भी अंग्रेजों का विरोध करना इन आदिवासियों ने शुरू कर दिया था। दूसरा, जनजाति कभी नहीं चाहते थे कि जो बाहरी जाति है या बाहरी समाज जो है वो बाहर का समाज अंदर में आकर उनके संस्कृति को छिन भिन करे। ठीक है, इसलिए वो बाहरी जगत के शासन के प्रवेश से उनको डर था कि उनकी जीवन शैली, उनकी संस्कृति और उनका जीवन निर्वाह की व्यवस्था जो है वो खतरा हो जाएगा, उसमें खतरा उत्पन्न हो जाएगा। तो ये विरोध का एक कारण था। अगला बात यह है कि जब एक बार आदिवासियों ने विद्रोह करना जब शुरू किया ना, तो उनको उनके साथ में बहुत सारे ऐसे लोग भी उनका साथ देना शुरू किए जो आदिवासी नहीं थे, लेकिन उनको पता था कि आदिवासी के विद्रोह में हम अगर शामिल होंगे तो नियम कानून से मुक्ति पाया जा सकता है। मैं एक चीज आपको बता दूं, ये 1857 के पहले की क्रांति, अभी 8वीं में आप लोग 1857 की क्रांति पढ़ेंगे, है ना, लेकिन इससे पहले आदिवासी जनजाति जो लोग है ना, अंग्रेजों के खिलाफ तरह तरह के विरोध या विद्रोह कर चुके हैं। लेकिन ये अलग बात है कि उनका ये जो विद्रोह था ना वो संगठित नहीं था, मतलब सब लोग मिलकर एक साथ इसका लड़ाई नहीं कर पा रहे थे, इसलिए अंग्रेजों ने आसानी से इन विद्रोहों को दबा दिया या कुचल दिया। तो छत्तीसगढ़ में प्रमुख रूप से 7 या 8 विद्रोह हुए थे। उनमें से सबसे पहला विद्रोह जो है वो है आपका छत्तीसगढ़ के आदिवासी, जो प्रमुख आदिवासी हल्बा जनजाति। ठीक है, हल्बा जनजाति का विद्रोह जो 1774 में हुआ था, याद रखेंगे 1774 में। 1774 में ये जो हुआ था ना, आपको पता है कि 1857 में भारत की पहली क्रांति हुई, लेकिन सबसे पहले आजादी पाने के लिए आदिवासियों ने 1774 में ही क्रांति कर दी थी। तो हल्बा जो विद्रोह था वो 1774 से 79 तक चला। इस विद्रोह का प्रारंभ क्यों हुआ था मैं आपको बताऊंगा। एक राजा था, हल्बा जनजाति में एक राजा था, राजा अजमेर सिंह, याद रखेंगे। राजा अजमेर सिंह जो थे ना, वो क्या कर रहे थे, बस्तर में एक क्षेत्र, डोंगर मतलब एक बड़ा सा क्षेत्र, ठीक है, बस्तर में डोंगर क्षेत्र में एक राजा से मुक्त एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना चाहते थे, जहां पर कोई शासक ना हो। ठीक है, वहां पे आदिवासी अपने हिसाब से संस्कृति का पालन करते हुए खुद रहे और अपनी संस्कृति के अनुसार विचरण करे, आचरण करे या व्यवहार करे। वो किसी प्रकार से राजा वहां पर नहीं बसाना चाहता था। ठीक है, तो वो चाहता था कि ऐसा स्वतंत्र राज्य होना चाहिए जहां पर कोई शासक ना हो, क्योंकि शासक जो था वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों से मिला हुआ था। अगर शासक यहाँ पर बैठ गया तो अंग्रेजों के कार्यों को वो यहाँ पर करेगा। तो इसलिए उसने एक मुक्त, मतलब राजा या शासन मुक्त क्षेत्र की स्थापना करना चाहता था, जिससे उन्हें बहुत सारे हल्बा जनजाति और सैनिकों का समर्थन प्राप्त था। लेकिन जब बाद में पता चला कि एक ऐसा काम कर रहा है जो अंग्रेजों के विरुद्ध है, तो बहुत सारे अंग्रेजों ने क्या किया,
इनके इस जो आंदोलन था ना, उस आंदोलन को तुरंत कुचल कर रख दिया। ठीक है, मतलब बहुत सारे जो लोग हैं ना, वो बहुत सारे लोग वहां पर मारे गए, जो हल्बा जनजाति के लोग थे बहुत सारे लोग मारे गए, और बहुत सारे जो लोग हैं वो अपनी जान बचाकर वहां से चले गए। क्योंकि मैंने बताया ना, संगठित क्षेत्र में नहीं होता था, एक निश्चित क्षेत्र में होता था। ठीक है, अगर सबके सब लोग अगर मिलकर साथ देते तो स्थिति कुछ और हो सकती थी। तो ये तो था हल्बा जनजाति का। उसी के बाद हल्बा जनजाति में ही एक जगह था जिसको कहा जाता था पराल कोट, याद रखेंगे, उसको कहा जाता था पराल कोट। तो पराल कोट का क्या था? तो पराल कोट बस्तर का एक क्षेत्र था, उसमें एक आदिवासी एक व्यक्ति था जिसका नाम था गेंद सिंह। ठीक है, क्या नाम था उसका? गेंद सिंह। तो पराल कोट का विद्रोह जो है मराठा और ब्रिटिश सैनिकों के प्रवेश के विरोध में था। मतलब क्या हुआ, बस्तर में ना ये जो मराठा है और ये जो अंग्रेज सैनिक है, ये अंग्रेज और मराठा सैनिक बस्तर में मतलब प्रवेश करना चाहते हैं। प्रवेश मतलब उन लोग अपना वहां पर साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे, जंगलों पर अपना अधिकार जमाना चाहते थे। तो उस अधिकार न जमा सके करके गेंद सिंह ने बहुत सारे लोगों के साथ अबूझमाड़ के आदिवासियों के साथ एक आंदोलन किया जिसको कहा जाता है परालकोट आंदोलन या परालकोट विद्रोह, जो 1825 में हुआ था। इसके बाद है तारापुर का विद्रोह। ठीक है, तारापुर का विद्रोह भी वही था, बाहरी लोगों के प्रवेश से स्थानीय संस्कृति को बचाने के लिए और अपने पारंपरिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संस्थाओं को कायम रखने के लिए आंग्ल मराठा, आंग्ल मतलब होता है अंग्रेज और मराठा होता है, आप जानते हो मराठा किसको कहते हैं। ठीक है, मराठा शासन चल रहा था महाराष्ट्र साइड में। तो अंग्रेजों और मराठाओं से अपने क्षेत्रों को बचाने के लिए तारापुर का विद्रोह हुआ था, जहां पर स्थानीय आदिवासी लोगों ने क्या किया था, मिलकर अंग्रेजों और मराठों का सामना किया था। ठीक है, और साथ ही साथ वहां पर ये जो विद्रोह था ना, वहां के दीवानों के द्वारा हुआ था। दीवान का मतलब होता है एक बहुत बड़ा पद होता है जो टैक्स वसूल करने के लिए मैंने कल आपको बताया था, जो पांड्या था या जो कौटिया था उसकी मदद करते थे। ठीक है, अब मारिया और मौर्य विद्रोह हुआ था। मारिया विद्रोह जो था वो ऐसा था कि बहुत सारे जनजातियों में बहुत सारे नियम होते हैं। ठीक है, जो आदिकाल से चले आ रहे हैं, बलि प्रथा हो गया और कोई प्रथा हो गया। तो ये बलि प्रथा जो था ना, उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक जब गवर्नर बना तो बोला भैया ये सामाजिक बुराइयां जो है, बलि प्रथा हो गया, दहेज प्रथा हो गया, दुनिया भर की प्रथाएं ये सब बंद होनी चाहिए। तो इसी के विरोध में मारिया विद्रोह हुआ था, जो 1842 से लेकर के 1863 तक चला था। ठीक है, प्रमुख रूप से मारिया जो जनजाति है ना, वहां पर नर बलि की प्रथा थी। जैसे हम लोग बलि देते हैं ना बकरे का, मुर्गा का, उन लोग क्या करते थे उस समय ना, इंसानों की बलि देते थे। तो इंसानों की जो बलि देते थे उसको कानूनन अवैध घोषित कर दिया। उसी के विरोध में मारिया और लोगों ने क्या किया, विद्रोह किया। मौर्य जनजाति का विद्रोह क्यों हुआ? एक नया दीवान वहां पर है ना, मतलब बस्तर में एक नया दीवान क्या किया, नियुक्त किया। उसका नाम था गोपीनाथ कापरदास। ठीक है, गोपीनाथ कापरदास। वो क्या किया था, जो वहां के जो जनजाति होते थे ना, उन जनजातियों का बहुत ज्यादा शोषण करता था, उनके साथ बहुत ज्यादा अत्याचार करता था। उनका विरोध भी बहुत सारे लोग करते थे, मतलब आसपास के जो जनजाति है ना, उन लोग भी उसका विरोध करते थे। ठीक है, लेकिन जब विरोध के द्वारा जब ये बोला गया कि इसको हटाया जाना चाहिए और राजाओं के द्वारा जब इसको नहीं हटाया गया ना, तो उस समय के जो जगदलपुर में जो अंग्रेज अधिकारी थे ना, उस अंग्रेज अधिकारियों के समर्थन में जो राजा था, उस राजा को बचाया गया और अंग्रेजों ने इस आंदोलन को भी पूरी तरह से विफल कर दिया। ठीक है, उड़ीसा में भी जो तैनात जो ब्रिटिश सैनिक थे और ब्रिटिश अधिकारी थे, उन लोगों को भी बुला लिया गया ताकि उनको बताया जा सके, बचाया जा सके कि ये व्यक्ति जो है, दीवान जो है, वो इनकी सहायता कर रहे हैं, जिसकी वजह से आदिवासी लोग इनके क्या हो गए हैं, इनके विरोधी हो गए हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं मारिया और मौर्य विद्रोह का एक दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद है भूमकाल विद्रोह। भूमकाल विद्रोह जो है वो एक प्रकार से संगठित विद्रोह माना जाता है अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासियों का। ठीक है, तो भूमकाल मतलब ये भी आपके बस्तर क्षेत्र में। तो भूमकाल विद्रोह जो था वो बस्तर के एक महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा व्यापक विद्रोह था। बहुत सारे लोगों ने इसमें अपना साथ दिया था। टोटल 84 तहसीलें थी। परगना का मतलब होता है तहसील। 84 में से 46 तहसील जो है उसकी चपेट में आ गए थे। तो इसका क्या कारण था? इसका कारण वही था कि प्राकृतिक जो संसाधन है, जंगल पर जिसका वास्तविक हक है, वनवासियों का जो हक होता था और उनके अधिकारों का जो शोषण हो रहा था, इनसे बचाने के लिए भूमकाल का आंदोलन जो है वह हुआ था। ठीक है, इसके लिए क्या किया गया,
जनजाति और वनों पर पारंपरिक अधिकार और भूमि और प्राकृतिक संसाधनों के मुक्त उपयोग के लिए अधिकार के तौर पर यह संघर्ष हो रहा था। जब 1908 में वहां पर एक नया कानून बना कि आरक्षित कर दिया जाए वन को। वनों का आरक्षित करने का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति वहां तो न लकड़ी काट सकता है, न चराई कर सकता है, न किसी प्रकार से वनोपज इकट्ठा कर सकता है। लेकिन आदिवासी तो इन्हीं के बदौलत जिंदा है ना। आदिवासी इन्हीं के बदौलत जीते हैं, अपना आय का साधन जुटाते हैं। ठीक है, तो जब इन लोग नहीं करेंगे, आदिवासी ना लकड़ी काट पाएंगे, ना वनोपज इकट्ठा कर पाएंगे, तो मर ही जाएंगे ना, क्योंकि उनका तो पूरा का पूरा जीवन इस पर आश्रित है। तो इन लोगों ने ये जो आपका आरक्षित वन अधिनियम था उसको विरोध करना शुरू किया। ठीक है, अंग्रेजों ने एक और तो ठेकेदार को लकड़ी काटने की अनुमति दे दी। ठीक है, कि भैया आप जाओ, क्योंकि हमें लकड़ी की आवश्यकता इंग्लैंड भिजवाना है ना। अंग्रेजों ने ठेकेदारों को क्या किया, लकड़ी कटवाने के लिए परमिशन दे दिया, लेकिन जो स्थानीय लोग वहां पर हैं, जो भी स्थानीय है, वो स्थानीय लोगों को लकड़ी काटने की मनाही थी। अगर कोई लकड़ी काटते पाया जाता था तो उसको क्या किया जाता था, कानूनी रूप से बंदी बनाकर उसके खिलाफ गिरफ्तार कर दिया जाता था, उसके खिलाफ ट्रायल चलता था, मतलब मुकदमा चलता था। इसके अलावा हर जनजाति की अपनी एक अलग अलग संस्कृति होती है। ठीक है, उन्हीं में से एक संस्कृति होती है, कुछ आदिवासी जो लोग होते हैं ना, वो अपने स्थान पे वो शराब बना सकते हैं। ठीक है, शराब का उत्पादन कर सकते हैं। तो शराब के उत्पादन को भी उन लोगों ने क्या किया, अवैध घोषित कर दिया। ठीक है, इसके अलावा वहां के लोगों को जो ईसाई परंपरा के आधार पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए मजबूर कर दिया। तो ये सब देखकर उन लोगों को लगा कि ऐसा ही होगा तो हमारी संस्कृति तो पूरी तरह से क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, हमारी संस्कृति बचेगी ही नहीं। ठीक है, इसलिए भूमकाल का विद्रोह जो था वो उस समय के तत्कालीन भारत में आदिवासियों के द्वारा अंग्रेजों को भगाने के लिए किया गया एक महत्वपूर्ण एक आंदोलन था। हालांकि ये आंदोलन भी क्या हो गया, पूरी तरह से विफल हो गया। लेकिन अब लोगों में जो राजनीतिक चेतना है, ठीक है, राजनीतिक चेतना उसको जगाने में सफल रही। राजनीतिक चेतना का मतलब क्या हुआ, भैया अब हमें क्या करना है, आदिवासी अलग अलग होकर जो लड़ाई लड़ रहे हैं ना, वो अलग अलग होकर लड़ाई नहीं करनी है, बल्कि हमें सब मिलकर लड़ाई करनी है। ठीक है, तो ये सब चीज था। आदिवासियों का प्रमुख विद्रोह को मैंने आपको बता दिया, जो अंग्रेजों को भगाने के लिए उस समय किया गया था। ठीक है।